हेलो फ्रेंड्स। तो आयोनिक साम्य का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जल अपघटन जो अभिक्रिया थी वो करा दी थी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है बफर विलयन का है। बफर विलयन को उभय प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। देखो, बफर विलयन या इसी को कहते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन। बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें यदि इसको पानी मिलाया जाए, तनु किया जाए या फिर काफ़ी समय तक रखा रहने दिया जाए तो इसकी पीएच के ऊपर, और यदि बहुत कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाए तो इसकी पीएच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के विलयन को बफर विलयन कहते हैं। इसमें कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाएं या पानी मिलाएं तो इसकी पीएच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के विलयन को बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। इनमें एक होता है साधारण बफर, सिंपल बफर कहते हैं उसको। साधारण बफर, साधारण बफर को सिंपल बफर, ये क्या होता है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से जो लवण बनता है उस लवण का जलीय विलयन होता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन है। जैसे अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। इसी प्रकार से NH4CN, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम एसीटेट एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के मिलने से बना हुआ लवण है। और जो अमोनियम साइनाइड है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCN दोनों के मिलने से बना हुआ लवण है। तो ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने हुए लवण हैं। दूसरा होता है, उसे मिश्रित बफर कहते हैं। मिश्रित बफर, मिश्रित बफर, मिक्स्ड बफर। मिश्रित बफर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अम्लीय बफर, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर क्या होंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण का मिश्रण होगा। अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल और किसी प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण का जलीय मिश्रण होगा, तो उसको अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल हो गया। और मान लीजिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो इन दोनों का जो मिश्रण है ये अम्लीय बफर होगा। इसी प्रकार से HCN, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस KCN। तो HCN क्या है? दुर्बल अम्ल है, और जो KCN है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बना हुआ लवण है। इसी प्रकार से ये होता है फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल का सोडियम लवण बना देते हैं तो ये हो जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है ये अम्लीय बफर होगा। तो कोई भी दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण, दोनों का जो जलीय विलयन होगा दोनों के मिश्रण का, उसको अम्लीय बफर कहते हैं। दूसरा होता है क्षारीय बफर। क्षारीय
बफर। क्षारीय बफर क्या होगा? क्षारीय बफर होगा दुर्बल क्षार जैसे NH4OH और किसी प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण का मिश्रण। प्रबल अम्ल जैसे HCl ले लिया तो NH4OH और HCl के मिलने से बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्षारीय बफर होगा। इसी प्रकार से अमीन ले लेते हैं जैसे RNH2 और इसको HCl के साथ यदि क्रिया कराएं तो ये बनाएगा RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इन दोनों का जो मिश्रण है ये क्षारीय बफर होगा। मतलब कोई भी दुर्बल क्षार और किसी प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण का जलीय विलयन क्षारीय बफर होगा। ठीक है, ये क्षारीय बफर के उदाहरण हो गए। अब इनकी बफर क्रिया देखते हैं। मतलब बफर क्रिया कि इनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर ये किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को उदासीन करते हैं, जिससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पहले अम्लीय बफर की बफर क्रिया देखते हैं। अम्लीय बफर में CH3COOH और CH3COONA है। तो क्या होगा कि CH3COOH दुर्बल अम्ल है, इसके वियोजन से बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, और दूसरा है CH3COONA। ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये तो लवण है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो जब ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। तो एक तो यहाँ पर लगेगा समायन प्रभाव। सोडियम एसीटेट की वजह से जो एसीटेट आयन बन रहा है उसके समायन प्रभाव के कारण ऊपर वाला जो साम्यावस्था है वो अभिकारकों की तरफ विस्थापित हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो एसिटिक अम्ल है वो लगभग अणुओं के रूप में रहेगा, उसका वियोजन नहीं होगा और उसका जो वियोजन है वो नगण्य होगा। एसिटिक अम्ल के द्वारा एसीटेट आयन की जो सांद्रता होगी वो नगण्य होगी। जो भी एसीटेट आयन विलयन में उपस्थित होगा वो केवल सोडियम एसीटेट के वियोजन के फलस्वरूप होगा, इससे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई प्रबल अम्ल मिलाया जाए, जैसे मान लो कि H2SO4 मिलाया जाए, H2SO4 मिलाते हैं तो H2SO4 के मिलाने से क्या होगा, H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा प्लस सल्फेट आयन बनाएगा। तो ये वाले हाइड्रोजन आयन ये एसिडिक अम्ल के साथ क्रिया करके CH3COOH बना देंगे। तो जो भी हाइड्रोजन आयन आया वो कैंसिल हो गया, वो खत्म हो गया, तो पीएच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर हमने KOH मिला दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार है, इसके वियोजन से बनेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो माध्यम में क्या हुआ, OH नेगेटिव आयन आ गए। ये OH नेगेटिव आयन इस H प्लस के साथ क्रिया करके H2O बना लेंगे, जिससे जो ऊपर वाला साम्यावस्था है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता पहले थी वो फिर से आ जाएगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से अम्ल या क्षार मिलाने पर जो पीएच में परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आया। ये केवल तब होगा जब अम्ल या क्षार को बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाएगा। ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो परिवर्तन आ ही जाएगा, लेकिन अम्ल या क्षार को जब कम मात्रा में मिलाएंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन आयन है वो एसीटेट से अभिक्रिया करेंगे और एसिडिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो H प्लस से अभिक्रिया करके H2O बना दिया, तो यह साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी। तो जो हाइड्रोजन आयन पहले उपस्थित थे वो उतने ही बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब अम्लीय बफर की पीएच निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अम्लीय बफर की पीएच निकालने के लिए ये जो साम्यावस्था है इसके ऊपर साम्यावस्था स्थिरांक अगर लगाएंगे Ka, तो Ka बराबर आएगा एसीटेट की सांद्रता CH3COO नेगेटिव गुणा H पॉजिटिव बटे CH3COOH, CH3COO नेगेटिव गुणा H पॉजिटिव बटा CH3COOH। अब बात यह है कि विलयन में जो भी एसीटेट होगा वो मुख्य रूप से
सोडियम एसीटेट के वियोजन से आएगा। तो जहाँ पे हमने एसीटेट लिखा है वहाँ पे हम लवण की सांद्रता लिख सकते हैं, और जहाँ पर हमने एसिटिक एसिड लिखा है यहाँ पर अम्ल की सांद्रता लिख सकते हैं, क्योंकि अम्ल में जो वियोजन होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लवण हो गया, लवण को बोलेंगे सॉल्ट, सॉल्ट गुणा H पॉजिटिव बटा CH3COOH, ये अम्ल हो गया, इसको एसिड लिख दिया। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल कर आ गई। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ जाएगी Ka गुणा एसिड बटा सॉल्ट, ये आ गई। अब इस पर नेगेटिव लॉग लगाते हैं तो आएगा नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव बराबर नेगेटिव लॉग Ka प्लस नेगेटिव लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, नेगेटिव लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, ये आ गया। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ये तो हो जाएगा pH के बराबर, बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये होता है pKa के बराबर, प्लस ये माइनस लॉग एसिड बटा सॉल्ट लिखा है, इसको यदि हम उल्टा कर दें तो सॉल्ट ऊपर और एसिड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग सॉल्ट बटा एसिड। तो pH बराबर आ गया pKa प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड। ठीक है, ये pH का फार्मूला आ गया। कौन से बफर के लिए? ये pH का फार्मूला आया अम्लीय बफर के लिए, उसे हेंडरसन समीकरण कहते हैं, हेंडरसन समीकरण। ठीक, ये अम्लीय बफर के लिए pH का फार्मूला हो गया। अब क्षारीय बफर के लिए देखते हैं। देखिए क्षारीय बफर में क्या होगा, क्षारीय बफर में एक तो दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH, NH4OH, इसका वियोजन होगा तो बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, और साथ में अगर लवण NH4Cl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये पूर्ण रूप से वियोजित होगा और पूर्ण रूप से वियोजित होकर बनाएगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि प्रबल अम्ल मिलाते हैं, H2SO4 मिला दिया, तो H2SO4 के मिलाने से हाइड्रोजन आयन आएगा, pH कम हो जानी चाहिए, पर यह हाइड्रोजन आयन इस OH आयन के साथ क्रिया करेगा, H2O बना लेगा, तो जो साम्यावस्था है अग्र दिशा में विस्थापित होगी, और जो हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन पहले थी, सांद्रता पहले बनी हुई थी, वो फिर से आ जाएगी, मतलब pH के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि KOH मिलाते हैं तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड के आने से pH बढ़ जानी चाहिए, पर होगा क्या कि वो हाइड्रोक्साइड आयन NH4 पॉजिटिव आयन इसके साथ क्रिया करके इसको NH4OH में परिवर्तित कर देंगे, तो क्या हुआ कि POH के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जोड़े जाएंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो जब वो कैंसिल हो गए तो pH के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी POH के ऊपर। बेसिक बफर है, क्षारीय बफर है, तो POH निकालेंगे। देखो इसमें Kb लगाते हैं, Kb लगाएंगे तो Kb बराबर आएगा NH4 पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव ऑन NH4OH, NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव अपॉन NH4OH आ गया, ये Kb का मान आ गया। ठीक है, अब क्या है कि सम आयन प्रभाव है अमोनियम आयन का, NH4 पॉजिटिव आयन जो कि NH4Cl के वियोजन से आए हैं, उनके सम आयन प्रभाव के कारण
NH4OH जो कि दुर्बल क्षार है वो लगभग अवियोजित रहेगा, उसमें वियोजन नहीं होगा, नगण्य होगा बिल्कुल। ठीक है, जब वो नगण्य होगा तो क्या होगा, अमोनियम आयन की सांद्रता लवण की सांद्रता के बराबर हो जाएगी और NH4OH की सांद्रता क्षार की सांद्रता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH ये जो लिखा है इसको NH4 पॉजिटिव की जगह लिख सकते हैं सॉल्ट गुणा हाइड्रोक्साइड बटा इसको लिख सकते हैं बेस। तो सॉल्ट बटा बेस गुणा हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे OH नेगेटिव निकल आएगा, तो OH नेगेटिव आएगा इज इक्वल टू Kb गुणा बेस बटे सॉल्ट। OH बराबर आ जाएगा Kb गुणा बेस बटा सॉल्ट, तो ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें नेगेटिव लॉग लगाएंगे तो नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड बराबर नेगेटिव लॉग Kb प्लस नेगेटिव लॉग बेस मतलब क्षार बटा सॉल्ट मतलब लवण। ठीक है, तो जो नेगेटिव लॉग OH है ये तो हो गया POH के बराबर, नेगेटिव लॉग Kb है ये हो गया PKb के बराबर, प्लस इसको लिख देंगे लॉग, यहाँ आ जाएगा सॉल्ट बटा बेस, सॉल्ट बटा बेस आ गया, तो POH बराबर PKb प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस आ गया। ठीक है, और अम्लीय बफर के लिए ये आ गया pH बराबर PK प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड। ठीक, अब इसमें एक होती है बफर कैपेसिटी, बफर क्षमता कहते हैं इसको। बफर क्षमता होती है 1 लीटर बफर में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या। 1 लीटर बफर में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या बटा pH में परिवर्तन, तो उसको बफर क्षमता कहते हैं। देखिए बफर क्षमता, बफर क्षमता, बफर क्षमता बराबर होती है 1 लीटर बफर में, 1 लीटर बफर में, बफर विलयन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या। अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या बटा pH में परिवर्तन। बटा pH में परिवर्तन, 1 लीटर बफर विलयन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या बटा pH में परिवर्तन, इसको बफर क्षमता कहते हैं। बफर क्षमता उस समय अधिकतम होती है जब सॉल्ट मतलब लवण और अम्ल दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए। अम्लीय बफर के लिए लवण और अम्ल की सांद्रता बराबर हो जाए, या फिर क्षारीय बफर के लिए सॉल्ट मतलब लवण और बेस मतलब क्षार दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए।
तो अम्लीय बफर का जो पीएच का फार्मूला है pKa प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड, ये लिखा है pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड। तो लवण और अम्ल दोनों की सांद्रता यदि बराबर हो गई तो log 1 हो गया, log 1 का मान 0 हो गया, तो pH बराबर pKa आ जाएगा। तो जब सॉल्ट और एसिड बराबर हो गई तो इस कंडीशन में pH बराबर आ जाएगा pKa। और ये जो क्षारीय बफर है POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस, तो सॉल्ट बटा बेस जब बराबर हो जाए तो log 1 0 हो गया, तो POH बराबर pKb आ जाएगा, POH बराबर pKb। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि pH बराबर pKa अम्लीय बफर के लिए या POH बराबर pKb क्षारीय बफर के लिए हो जाए, उस समय बफर क्षमता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है, और वो उस समय बफर सबसे अच्छा होता है। बफर क्षमता अधिकतम होती है और बफर सबसे अच्छा बफर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बफर उस समय अच्छा माना जाता है जब इन दोनों का अनुपात, इस समय तो अधिकतम है, इस समय बफर क्षमता अधिकतम है। बफर उस समय अच्छा होता है जब सॉल्ट लवण और अम्ल एसिड दोनों की सांद्रता का अनुपात या तो 1/10 हो या फिर 10/1 हो। यह अनुपात या तो 1/10 हो या 10/1 हो, या फिर जो क्षारीय बफर होगा, क्षारीय बफर में सॉल्ट बटा बेस, सॉल्ट हो गया लवण बटा क्षार की सांद्रता का अनुपात या तो 1/10 हो या फिर 10/1 हो। लवण और क्षार का जो अनुपात है वो या तो 1/10 हो या 10/1 हो। तो जब इस प्रकार का अनुपात होता है तो उस समय जो क्षमता है वो अधिक होती है, बफर क्षमता अधिक होती है, मतलब सबसे अच्छा बफर माना जाता है, वो सबसे ज्यादा प्रतिरोध कर सकता है अम्लीय क्षार मिलाने का। ठीक है, तो ये बफर क्षमता हो गई, बफर हो गया। तो क्या होगा यदि ये अनुपात 1/10 या 10/1 हो, तो अगर ये अनुपात मान लीजिए 10/1 का है तो pH बराबर आएगा pKa प्लस 1 या -1। अगर 10/1 होगा तो pKa प्लस 1 आ गया, और अगर 1/10 हो गया तो pKa -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्षारीय बफर के लिए POH बराबर pKb प्लस 1 या -1। यदि लवण बटे क्षार का अनुपात 10 हो गया तो +1 आ जाएगा, और 1/10 हो गया तो -1 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बफर अच्छा बफर होता है, और वो मिलाए गए H या OH का विरोध करता है और pH को बनाए रखता है। ठीक है, हमारे रक्त में जो बफर होता है वो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, इनका बफर होता है। हमारे रक्त में H2CO3 और HCO3 नेगेटिव दोनों का बफर होता है, जिसकी वजह से ब्लड की जो pH होती है वो लगभग 7.4 बनी रहती है। ठीक है, तो ये बफर विलयन की पूरी थ्योरी हो गई। अब इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो देखिए, स्टेज 2 में है बफर विलयन का क्वेश्चन नंबर 114। तो इसको मिटा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है स्टेज 2 का। इसमें लिखा है कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड का pKa 9.3 है। स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें pKa ऑफ HCN बराबर 9.3 दे रखा है, और फिर कहा गया है कि 2.5 मोल KCN प्लस 2.5 मोल HCN के मिलाए गए और कुल आयतन विलयन का 500 ml कर लिया गया, तो विलयन का pH क्या होगा? विलयन का कुल आयतन 500 ml कर लिया गया, तो विलयन का pH क्या होगा? देखिए, तो ये जो बफर होता है इसमें अम्ल और लवण दोनों एक ही विलयन में उपस्थित होते हैं, दोनों का आयतन समान होता है। तो फॉर्मूले में मोलरता का अनुपात लेते हैं, तो जो मोलरता का अनुपात होगा वो मोल का अनुपात ही होगा, क्योंकि आयतन दोनों के लिए समान है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही विलयन में उपस्थित हैं। तो एक ही विलयन में उपस्थित होने के कारण उनकी सांद्रता का जो मोलरता का जो अनुपात होगा वो मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये अम्लीय बफर है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और लवण का मिश्रण है, तो उसका जो pH आएगा ये हो गया pKa दे रखा है 9.3 प्लस लॉग सॉल्ट 2.5 बटे अम्ल 2.5, तो लॉग 10 हो गया, बराबर आंसर 9.3 आ गया। ठीक है, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड, तो सॉल्ट दे रखा है 2.5 और अम्ल भी 2.5 है, दोनों बराबर हैं, तो pH बराबर pK के आ गया। ठीक है, इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बाकी न्यूमेरिकल्स बाकी जो हैं वो थ्योरी पर आधारित सवाल हैं, जो थोड़े आसान है, आप लोग कर भी सकते हैं। बीच बीच में थ्योरी पर आधारित सवाल हैं तो आसानी से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें लिखा है 2 लीटर 2 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल, 2 लीटर 2m CH3COOH जिसका pKa बराबर 4.74 में 2 लीटर 1.0 m NaOH मिलाया गया, तो परिणामी विलयन की pH क्या होगी? परिणामी विलयन की pH पूछी गई है। देखो, एसिटिक अम्ल CH3COOH 2 लीटर है और मोलरता 2 है, तो मोलरता और आयतन का गुणा करेंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी, तो उसके 4 मोल आ गए, प्लस NaOH की मोलरता है 1 और आयतन है 2, तो 2 मोल आ गए, और दोनों की क्रिया से अभिक्रिया से बनेगा CH3COONA प्लस H2O। CH3COONA बन गया प्लस H2O बन गया, तो होगा क्या? NaOH के 2 मोल एसिटिक अम्ल के 2 मोल को उदासीन करेंगे, तो अभिक्रिया के बाद ये तो हो जाएंगे 0, इसके बचेंगे 2 और इसके बन के आएंगे 2, तो अम्ल का और लवण का दोनों के मोलों की संख्या समान हो गई। मोलों की संख्या समान हो गई तो क्या होगा? जो pH है वो pKa के बराबर हो जाएगा, तो pH बराबर आ जाएगा pKa बराबर 4.74 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 118। 118 के बाद अगला लेते हैं 123। देखो 123, वन 123 में है कि निम्न में कौन सा बफर विलयन की तरह कार्य नहीं करता है? 123 में कहा गया है कि निम्न में कौन सा बफर विलयन की तरह कार्य नहीं करता है।
पहले ऑप्शन में सोडियम एसीटेट और HCl दिया गया है, ठीक है। देखो तो 122 का जो पहला ऑप्शन है इसमें CH3COONA प्लस HCl ये दोनों दिए गए हैं। अब इन दोनों की अभिक्रिया से क्या होगा, एक तो बनेगा CH3COOH प्लस NaCl, ये बन गया। अब CH3COONA का आयतन दिया है 100 ml, 100 ml और उसकी नॉर्मलता दे रखी है 0.1। HCl का आयतन दिया है 50 ml और उसकी नॉर्मलता दे रखी है 0.1 N। तो यदि नॉर्मलता और आयतन का गुणा करेंगे तो उसे ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो 100 गुणा 0.1 ये आ गया 10। तो सोडियम एसीटेट के मिलीग्राम तुल्यांक हो गए 10 और HCl के मिलीग्राम तुल्यांक हो गए 5, ठीक है। तो क्या होगा, अभिक्रिया के बाद HCl पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और उसके 5 मिलीग्राम तुल्यांक सोडियम एसीटेट के 5 मिलीग्राम तुल्यांक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया के बाद ये तो हो जाएगा 0, ये बचा रह गया 5 और ये बन गया 5। तो हमारे पास एसिटिक अम्ल आ गया और सोडियम एसीटेट आ गया, ठीक है, दोनों का मिश्रण आ गया। तो ये बफर की तरह कार्य करेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन बफर की तरह कार्य करेगा। दूसरा ऑप्शन में एसिटिक अम्ल और NaOH दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है CH3COOH प्लस NaOH। इन दोनों की अभिक्रिया से बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें जो एसिटिक अम्ल है इसका आयतन दे रखा है 20 ml और नॉर्मलता दे रखी है 0.1 और NaOH का आयतन दे रखा है 10 ml और नॉर्मलता है 0.1। तो वही बात, नॉर्मलता और आयतन का गुणा करेंगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो एसिटिक अम्ल के ग्राम तुल्यांक आ गए 2 मिलीग्राम तुल्यांक और इसके मिलीग्राम तुल्यांक आ गए 1। तो अभिक्रिया के बाद ये तो हो जाएगा 0, इसका 1 मिलीग्राम तुल्यांक एसिटिक अम्ल के 1 मिलीग्राम तुल्यांक से अभिक्रिया करेगा तो इसका बचा रह जाएगा 1 और सोडियम एसीटेट का बन जाएगा 1। तो हमारे पास सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल दोनों आ गए। NaOH उदासीन हो गया पूर्ण रूप से। तो ये भी क्या आ गया, दुर्बल अम्ल और लवण का मिश्रण आ गया। तो ये भी बफर का कार्य करेगा। तीसरे ऑप्शन में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस CH3COOH। NH4OH दुर्बल क्षार है और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल हो गया। दोनों के मिलने से बनेगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट हो गया CH3COONH4, यह अमोनियम एसीटेट हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का आयतन दे रखा है 50 और सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलरता और एसिटिक अम्ल का भी 50 और मोलरता दे रखी है 0.1। तो यदि मोलरता और आयतन का गुणा करेंगे तो मिलीमोलों की संख्या आ जाएगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोलों की संख्या 50 गुणा 0.1 5 मिलीमोल आ गए। एसिटिक अम्ल के आ गए 5 मिलीमोल। तो अभिक्रिया के बाद ये दोनों 0 हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा अमोनियम एसीटेट 5 मिलीमोल, ठीक है। तो ये विलयन क्या है, अमोनियम एसीटेट का विलयन है। अमोनियम एसीटेट दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है। तो यह भी बफर का काम करेगा। तीनों ऑप्शन बफर का काम करेंगे। अब चौथा ऑप्शन, चौथे में दिया है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस HCl। दोनों के मिलने से बनेगा CH3COOH प्लस NaCl। CH3COOH प्लस NaCl बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो सोडियम एसीटेट दिया है 50 ml और मोलरता दी है 0.1। 50 ml और मोलरता है 0.1। HCl का दिया है 100 ml और मोलरता है 0.1। तो मोलरता गुणा आयतन, तो 5 मिलीमोल तो इसके आ गए, 10 मिलीमोल इसके आ गए। HCl के 10 मिलीमोल हो गए और सोडियम एसीटेट के 5 मिलीमोल हो गए। तो सोडियम एसीटेट के 5 मिलीमोल HCl के 5 मिलीमोल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 0, इसके बचेंगे 5 और इसके बनेंगे 5।
तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का मिश्रण आ गया, ये बफर नहीं होता। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का मिश्रण आ गया तो ये बफर नहीं होता, तो इसका आंसर फोर्थ हो गया, जो कि बफर की तरह कार्य नहीं करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 देखो, 126 में है 0.1 mx नेगेटिव दिया है, 0.1 मोल प्रति लीटर x नेगेटिव आयन दिया हुआ है, ठीक है, और 0.2 m AX दिया है, ठीक, और x नेगेटिव के लिए लिखा है कि दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार, और इसके लिए लिखा है ये लवण है, ये लवण है, ठीक, और KB, PKB किसका, X नेगेटिव का, ये बराबर दे रखा है 4 के बराबर, PKB 4 के बराबर दिया हुआ है, मिश्रण की pH पूछी गई है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है दुर्बल क्षार है और उसके लवण का मिश्रण है, तो क्षारीय बफर हो गया, तो क्षारीय बफर का POH निकालेंगे, POH बराबर आएगा PKB जो कि 4 के बराबर है, प्लस लॉग लवण बटा क्षार, लवण कितना है 0.2, क्षार कितना है 0.1, तो log 2 आ गया, ये POH का मान आ गया, तो एक क्वेश्चन में pH पूछी गई है तो 14 से घटा दो, तो pH बराबर आ जाएगा 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस 4 माइनस log 2, 14 में से 4 घटा दिए 10 बचे, तो 10 माइनस log 2 आ गया, 14 माइनस 4 आ गया 10, 10 माइनस log 2 आ गया, तो ये pH का मान आ गया 10 माइनस log 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 126 हो गया। 126 के बाद देखिए 127, 127 127 में है कि एक बफर विलयन जिसकी pH 9 है, pH बराबर 9 दे रखी है, NH4Cl तथा NH4OH के मिलने से बनता है। NH4Cl के मोलों की गणना की गई, पूछी गई है, जो कि 1 मोल प्रति लीटर NH4OH के 1 लीटर में मिलाया जाए। Kb का मान 1.8 10 टू दी पावर -5। ये बफर विलयन है जिसकी pH दे रखी है 9 के बराबर, और ये कहा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का 1 लीटर विलयन लिया गया है, तो उसमें NH4Cl के कितने मोल मिलाए जाएं, NH4Cl के कितने मोल मिलाए जाएं कि pH जो है वो 9 के इक्वल आ जाए, ठीक है। Kb का मान दे रखा है, Pkb दिया नहीं है, तो हम इसमें बेसिक समीकरण लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या होगा, जैसे NH4OH है तो इसके वियोजन से बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें जब Kb लगाओगे तो Kb बराबर आएगा NH4 पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव बटा NH4OH, ये आ गया। Kb बराबर आ गया NH4 पॉजिटिव गुणा OH नेगेटिव बटा NH4OH। अब जो NH4 पॉजिटिव है ये सांद्रता मुख्य रूप से NH4Cl की वजह से आएगी, वो हम इसमें मिलाएंगे जो हमें निकालनी है, और pH बराबर 9 दे रखा है, जैसे POH आ जाएगा 14 माइनस 9, 14 में से 9 घटा दिया 5 आ गया, तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता आ जाएगी 10 टू दी पावर -5। हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10 टू दी पावर -5 आ गई, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अमोनियम आयन की सांद्रता निकालनी है, तो NH4 पॉजिटिव बराबर Kb गुणा
NH4OH बटा OH नेगेटिव। Kb का मान है 1.8 10 टू द पावर -5, इसका मान है 1 मोल प्रति लीटर, और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10 टू द पावर -5, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10 टू द पावर -5 है, ऊपर हमने निकाला अभी, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1.8 आ गया। मतलब अमोनियम क्लोराइड के 1.8 मोल 1 लीटर में मिलाने होंगे, जिसको मिलाने से जो पीएच है विलयन की वो 9 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128, 127 के बाद वन 128 में है HCN का वियोजन स्थिरांक 5 10 टू द पावर -10 है। मतलब HCN के लिए Ka का मान दिया है, Ka बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर -10 है। HCN के 1.5 मोल, HCN के 1.5 मोल और KCN के 0.15 मोल जल में मिलाने पर कुल आयतन 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये लीटर ही होता है, एक ही बात है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। विलयन की पीएच निकालनी है। ठीक है, तो विलयन की पीएच बराबर आएगी pKa प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कौन है, KCN बटा एसिड HCN। ठीक है, तो पहले pKa निकालना पड़ेगा। pK कितना आएगा, नेगेटिव लॉग Ka का नेगेटिव लॉग, देखो तो pK आ जाएगा नेगेटिव लॉग किसका, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 बराबर ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग 5 प्लस नेगेटिव लॉग 10 टू द पावर -10, ये लॉग 5 प्लस लॉग 10। ठीक है, बराबर लॉग 5 जो होता है उसको लॉग 10/2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस लॉग 10/2 प्लस लॉग 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो देखो लॉग 10 जो होता है वो होता है 1 और लॉग 2 होता है 0.3, तो 1 में से 0.3 माइनस करना है, तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 आ गया, तो ये आ गया -0.7। ठीक है, और ये आ गया -10, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये +10 आ गया, तो ये बराबर आ गया 10 में से 0.7 घटा दो तो 9.3 आ गया, तो pKa आ गया 9.3, तो ये बराबर हो गया 9.3 प्लस लॉग KCN का मान 0.15 और HCN का मान 1.5, तो नीचे वाला मान ऊपर वाले का 10 गुना है, लॉग 1/10, लॉग 1/10 मतलब -1, -1 आ गया, तो 9.3 - 1, तो ये आ गया 8.3। ठीक है, तो इसकी जो pH है वो 8.3 के बराबर आ गई। फिर से देख लो, Ka का मान दे रखा है 5 10 टू द पावर -10, HCN के 1.5 मोल है, KCN के 0.15 मोल है, और उनको 0.5 लीटर में घोला गया है। pH पूछी जा रही है, तो pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस। ठीक है, तो सॉल्ट दे रखा है 0.15, बेस एसिड दे रखा है 1.5, तो 1/10 आ गया, लॉग 1/10 मतलब -1 हो गया, लॉग 1/10 का मान, और pKa निकालनी पड़ेगी, तो नेगेटिव लॉग 5 10 टू द पावर -10। ठीक है,
तो उसको सॉल्व करके निकाल लिया, 9.3 आ गया, 1 घटा दिया तो 8.3 इसका पीएच आ गया। ठीक है, तो ये आपका बफर विलयन हो गया, उससे संबंधित सवाल भी हो गए। तब मिलते हैं अगली क्लास में, अगला टॉपिक शुरू करेंगे विलयता गुणनफल। ठीक है, ओके, थैंक यू।